नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने मंत्रिमंडल का अर्थ, परिभाषा, शक्तियाँ, महत्व का डिस्कस किया था और आज हम प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों का विश्लेषण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य 5 भागों में बांटे गए हैं। मंत्रिमंडल संबंधी कार्य, सम्राट संबंधी कार्य, लोक सदन या कॉमन सभा संबंधी कार्य, शासन संबंधी कार्य या एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी वर्क्स और दल संबंधी कार्य। ये 5 भागों में हम प्रधानमंत्री की कार्यों का विभाजन करते हैं। और प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्य है सदन में नेता के रूप में जब निर्वाचित होकर आता है, बहुमत दल के नेता के रूप में, तो उसे सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत किया जाता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। कि सबसे उसके क्योंकि उस चुने जाने के बाद या मनोनीत होने के बाद वो सम्राट को सलाह देकर अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करवाता है। तो पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण करना, साथ ही उसका संचालन करना, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना और मंत्रिमंडल का विघटन करना या अंत करना। तो मंत्रिमंडल संबंधी ये प्रमुख कार्य प्रधानमंत्री के हैं, जिसमें कि वो उसका निर्माण करता है, उसका कार्य संचालन करता है, उसका नेतृत्व करता है और मंत्रिमंडल का अंत करता है। तो ये डिस्कशन सारी प्रधानमंत्री की है कि वो मंत्रिमंडल के अंदर किसको चुने, किसको वो मंत्रिपरिषद में शामिल करे और वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, मुखिया, प्रमुख भी होता है और मंत्रिमंडल का विघटन करने का अधिकार भी उसके खुद स्वयं को प्राप्त है। दूसरी शक्ति है सम्राट संबंधी, कि सम्राट के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं। तो प्रधानमंत्री सलाह देने का या परामर्श देने का कार्य करता है। सिद्धांत तो सभी शक्तियाँ सम्राट में नहीं थे, पर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह से वो कार्य करता है, तो प्रधानमंत्री को परामर्श देने का अधिकार है। ये दूसरी शक्ति है। तीसरा, लोक सदन संबंधी शक्तियाँ। तो लोक सदन मीन्स हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री होता है, वो लोक सदन का नेता भी होता है, क्योंकि वो बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वो उसका नेता कहलाता है, कहा जाता है। तीसरी है शासन संबंधी शक्ति, शासन का संचालन एवं नियुक्तियाँ करना। तो शासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन का, तो शासन का संचालन करता है और अन्य नियुक्तियों का कार्य करता है। और संकटकालीन शक्तियाँ, तीसरी है संकटकालीन शक्तियाँ। विपरीत परिस्थितियों में वो संकटकालीन स्थितियों में, इमरजेंसी की स्थिति में वो अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करता। जैसे आर्थिक संकट की स्थिति हो या युद्ध की स्थिति हो, तो वो अपनी शक्तियों का उपभोग करता है। कई बार साझा मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, कई बार युद्ध मंत्रिमंडल का निर्माण कर भी करता है कि वो उन परिस्थितियों का सामना किया जा सके। और तीसरा है दल संबंधी शक्तियाँ, कि वह एक तो राष्ट्र का प्रतिनिधि है और दल का नेता भी है। कि दल संबंधी कि पार्टी का लीडर भी वही है, कि ही इलेक्टेड एज ए लीडर ऑफ द पार्टी, और देश का नेतृत्व भी वही करता है। कोई भी प्रतिनिधि आता है तो उसके अंदर। तो हमने उसमें बात की थी कि भाई ये मुख्य 5 पॉइंट है। तो उसमें मंत्रिमंडल का निर्माण कार्य वो करता है, मंत्रिमंडल कार्य संचालन करता है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, मंत्रिमंडल के विघटन का कार्य करता है। तो उसमें मुख्यतः प्रधानमंत्री सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल के निर्माण को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मंत्रिमंडल में जो भी सूची सम्राट को भेजी जाती है उसे स्वीकृत करने के उसके द्वारा हो जाती है। प्रधानमंत्री मंडल बनाते समय अपने दल के प्रमुख नेताओं का ध्यान रखता है, मंत्रिमंडल में लेने का प्रयत्न करता है, उसे दल के विभिन्न गुटों का भी ध्यान रखना होता है और उसे उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। और इसके लिए लास्की ने ठीक कहा है कि प्रधानमंत्री वह केंद्र है जिस पर मंत्रिमंडल का जीवन और अंत निर्भर करता है।
कि ये प्रधानमंत्री की शक्ति है कि वो किसे अपने मंत्रिमंडल में चुने और किसे वो नहीं चुने, क्योंकि मंत्रिमंडल का चयन करते समय प्रधानमंत्री ये देखता है कि उसकी दल के प्रमुख लोगों को वो उसमें स्थान दे, साथ ही जो दल के अंदर विभिन्न गुट हैं उन गुटों को भी समान प्रतिनिधित्व मिले, जिससे सरकार स्थिर रहे। दूसरा, मंत्रिमंडल कार्य संचालन प्रधानमंत्री को ये भी देखना पड़ता है कि मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। कभी कभी मंत्रियों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है और वह औचित्य व अनौचित्य का निर्णय करके विविध मंत्रियों के मतभेदों को दूर करता है और सबको एक सूत्र में बांधकर परस्पर सहयोग बनाए रखता है, कि वो कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है कि कई बार मतभेद उत्पन्न हो तो उनको मतभेद दूर करके उनमें समन्वय स्थापित करने का, समन्वयक का काम भी उसके द्वारा किया जाता है। और अगला मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची निर्धारित करता है और विभागों के बीच तालमेल स्थापित करता है। और अगला है मंत्रिमंडल का अंत। मंत्रियों के मंत्रित्व को समाप्त करना, मंत्रिमंडल को भंग करने का विषय प्रधानमंत्री की इच्छा, उसके महत्व वस्तुतः पर्याप्त है। यदि प्रधानमंत्री किसी अन्य मंत्री को बीच में कोई मतभेद है तो वह किसी ऐसी दिशा में प्रधानमंत्री उस मंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री ने पद से त्यागपत्र देता है तो इसका तात्पर्य संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है, कि मंत्रिमंडल का अंत करने का। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की लास्ट डिस्क्रिशन है, अंतिम पावर उसी के हाथ में है कि वो किसे शामिल करे, किसे नहीं करे, किसे कब मंत्रिमंडल में हटाए, ये भी उसका अधिकार है। कि अगर वो किसी से असंतुष्ट है मंत्रिमंडल के सदस्य से तो उसे हटाने का अधिकार भी उसे प्राप्त है। साथ ही वो मंत्रिमंडल को भंग करने का अधिकार भी रखता है कि वो इस्तीफा दे। इसका मतलब है कि संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है। और अगला है सम्राट को परामर्श देना, कि प्रधानमंत्री वह कड़ी है जो संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा को जोड़ती है। वह प्रधानमंत्री की हैसियत से संसद तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों से राजा को अवगत कराता है। देश में चलने वाली विभिन्न गतिविधियों के संबंध में वह समय समय पर राजा को अवगत कराता है। वे सब कार्य जो राजा द्वारा किए जाते हैं मुख्य रूप में प्रधानमंत्री ही उसके संबंध में राजा को परामर्श देता है, क्योंकि स्पष्ट है वर्तमान में सिद्धांत है तो सभी राज्य के कार्य या राजनीतिक निर्णय सम्राट के द्वारा किए जाते हैं, पर हम देखते हैं कि व्यवहार में कि वो प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं और राजा को उनकी सलाह और परामर्श से कार्य करता है। थैंक यू। तो आज हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली क्लास में इससे आगे करेंगे।